डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, आधुनिक काव्य जो प्रथम पत्र है से संबंधित व्याख्यान में आज महाप्राण निराला रचित लंबी कविता जिसका शीर्षक है तुलसीदास से संबंधित अवतरणों का अनुशीलन प्रस्तुत हम करेंगे। पिछले व्याख्यानों के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से तुलसी अपने ससुराल के मार्ग पर प्रस्थान कर रहे हैं और वह मार्ग अतिशय नैनाभिराम है, रमणीय है और ऐसा प्रतीत होता है कि सारे के सारे जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वे फूलों की माला लेकर स्वागत के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से प्रियतम तुलसी को उस कन्हैया का स्मरण हुआता है, उस वंशी बजैया का स्मरण हुआता है जो मधुर वंशी की धुन सुनाया करता है गोकुल वासियों को। तो संपूर्ण गोकुल का वातावरण पुण्य से परिपूर्ण रेणु जो वृंदावन का है और गोचारण करते हुए जो ग्वाल बाल हैं, गोपाल कन्हैया हैं, उसका चित्र प्रस्तुत किया है यहाँ महाप्राण निराला ने। तुलसी को ये सारा परिदृश्य स्मरण हो आता है। पिछले किसी कालांश में हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक की चर्चा की थी कि अंग्रेज साहित्य में एक आंदोलन चला आज से 100 साल पहले और उससे भी थोड़ा सा पूर्व में, जिसमें उस समय के रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने चेतना प्रवाह की शैली का प्रयोग करते हुए अपने साहित्य को रचित किया, अपने साहित्य को रचा। उसे अंग्रेजी में शब्द दिया गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। जिस प्रकार से झरना प्रवाहित होता है, जिस प्रकार से निर्झर जलप्रपात प्रवाहित होता है, जिस प्रकार से नदी की धारा संचरित और प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार की भावनाएं, उद्भावनाएं नदी की धारा की तरह प्रवाहित होती हैं, स्ट्रीम की तरह प्रवाहित होती हैं। तो उस समय जो अंग्रेजी साहित्य में आंदोलन छिड़ा, उन साहित्यकारों का, उन सिद्धांतवादियों का मानना था कि चूंकि मनुष्य के मन में भी विचारों का, भावनाओं का एक प्रवाह चलता रहता है, एक स्ट्रीम प्रवाहित होता रहता है और उसका ही चित्रण, उसका ही प्रकटीकरण साहित्य में होना चाहिए, वही सही साहित्य है। तो यहाँ इस अवतरण का पहले हम वाचन कर लेते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने वाचन किया था, भावार्थ स्पष्ट किया था। पुनः उदाहरण के लिए इस अवतरण का मैं वाचन करूंगा और हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें चेतना प्रवाह शैली का प्रयोग महाप्राण निराला ने किया है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी मान्यता है। देखें, पहले उस पंक्ति को देखें। धूसरित बालदल पुण्य रेणु लख चारण बारन चपल धेनु आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की। उस बंसी बजैया कन्हैया की याद प्रियतम तुलसी को आ जाती है। जो कन्हैया बांसुरी बजाता है गोकुल में, गोचारण करता है, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ाएं करता है, यमुना तट पर रास रचाता है, वे समस्त दृश्य परिदृश्य साकार हो जाते हैं प्रियतम तुलसी के। तो तुलसी के मानस में जो भावनाएं हैं, तुलसी के मानस में जो भावनाओं का आलोड़न विलोड़न हो रहा है, प्रणय आतुर जो तुलसी का मानस है और तुलसी के मन में जिस प्रकार से चेतना का प्रवाह हो रहा है, विचारों, भावनाओं, उद्भावनाओं का जिस प्रकार से प्रवाह हो रहा है, उसका चित्रण यहाँ महाप्राण निराला ने किया है। तो यह वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का प्रयोग यहाँ महाप्राण निराला ने किया है, जिसे हिंदी में चेतना प्रवाह शैली कहा जाता है। तो यह अवतरण चेतना प्रवाह शैली का एक उदाहरण है, ऐसा मेरा मानना है। पंक्ति भावार्थ देखते हैं। धूसरित बालदल पुण्य रेणु लख चारण बारन चपल धेनु आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की।
वेणुवादन की याद तुलसी को आ जाती है जब आचार्य जानी वल्लभ शास्त्री ने लिखा, किसने बांसुरी बजाई, किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी, यह तान कहां से आई, किसने बांसुरी बजाई। तो बंसी बजैया कन्हैया की वंशी की धुन, वंशी की कर्णप्रिय धुन याद आ जाती है, स्मरण आ जाती है यहां प्रियतम तुलसी को। धूसरित बाल दल पुण्य रेणु, लखचारण बारण चपल धेनु, आ गई याद उस मधुर वेणुवादन की। वेणुवादन वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, तुक की योजना, छंद की योजना, रिदम और लय की चर्चा हम कर चुके हैं, और सामासिक पदावली का हम यत्र तत्र प्रयोग हमने देखा। यहां हमने देखा चारण बारण चपल, यह सामासिक पदावली। इसके अलावा जो अगला जो वाक्य है वो देखते हैं, वह यमुना तट, यमुना का तट स्मरित हो जाता है, स्मरण हुआता है प्रियतम तुलसी के मानस में। वह यमुना तट, वह वृंदावन, वृंदावन का संपूर्ण परिदृश्य साकार हो जाता है। चपला नंदित वह सघन गगन, और वृंदावन का जो गगन जो बादलों से ढका है और चपला से आनंदित है। चपला कहते हैं विद्युत को, बिजली को। घने काले बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है, चपला चमकती है, तो यहां पंक्ति निराला लिखते हैं, चपला आनंदित, चपला से आनंदित बिजली जब चमकती है घने काले धूम धुआंरे बादलों के बीच में से, तो यहां कवि कहते हैं कि बिजली से, विद्युत से आनंदित वह जो सघन गगन है, जो घन से आच्छादित है, घनश्याम का चित्र, गोपाल कन्हैया बंसी बजाने वाले मनमोहन का चित्र हम यहां देख रहे हैं। वही यमुना तट, वह वृंदावन, चपलानंदित वह सघन गगन, गोपी जन यौवन मोहन तन वह वन श्री। सामासिक पदावली, कई शब्दों को एक साथ गुंफित कर दिया है कवि निराला ने। गोपी जन यौवन मोहन तन, गोपी पहला शब्द, जन दूसरा शब्द, यौवन तीसरा शब्द, मोहन चौथा शब्द, तन पांचवा शब्द। 5 शब्दों को गुंफित कर दिया है एक साथ, और यह सामासिक पद है। अब अर्थ देखें, गोपी जन यौवन मोहन तन वह वन श्री। यहां घनश्याम का, वह जो मनमोहन नंद किशोर कन्हैया है, जो बंसी बजैया है, बांसुरी बजाकर वंशी की तान छेड़कर गोचारण करके, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ाएं करके, ग्वाल ब्रज वनिताओं के साथ रास रचा करके, जो सबका मनोरंजन करता है, सबके मन को मोहित करता है, सम्मोहित करता है, उस मनमोहन का चित्र कि गोपी, यहां गोपांगना की चर्चा, ब्रजांगना की चर्चा, गोपियों की चर्चा। गोपी जन यौवन मोहन तन, वह जो मोहन है, जो गोकुल वासियों को मोहित करता है। जब सूरदास ने, कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने लिखा, गोकुल सवै गोपाल उपासी, यह गोकुल ऐसा है कि यहाँ के सब लोग गोपाल की उपासना करते हैं। उस गोपाल का चित्रण हम यहाँ देख रहे हैं कि जो गोपियों के मन को मोहित करने वाला वह जो कन्हैया है, उनका स्मरण आता है प्रियतम तुलसी को। तो श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, साथ साथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का प्रयोग महाप्राण निराला ने इस अवतरण में किया है। तुक की योजना, छंद की योजना, तत्सम शब्दों की बहुलता हम देख रहे हैं। सामासिक पदावली को निर्मित किया है महाप्राण निराला ने अपने तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए। और आज के इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।